ओबीसी एक ऐसा शेर है जो अभी सो रहा है, क्योंकि ओबीसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं था। इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें भी तो हैं। दलितों को आपने अछूत बना दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। उनको जब अपना मसीहा मिला तो उन्होंने नायक की तरह उसको पूजा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न रहे होते तो हमको तो इंसान ही नहीं समझा गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश ने दुनिया में पहुंचाया है, तो इस देश के दलित समाज के लोगों ने पहुंचाया है। उनको आपको बधाई देनी चाहिए। और ऐसा भ्रम है लोगों को कि ओबीसी तो कोई आंदोलन करते नहीं, ओबीसी तो कोई कार्यक्रम करते नहीं, ओबीसी का तो कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि रही नहीं, सारा ओबीसी का लोग तो धर्म बचा रहा है, सारा ओबीसी सांप्रदायिक हो गया है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आजकल धर्म के नाम पर अफीम थोड़ा थोड़ा सब चाट रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, बस फर्क इतना है वोट सबका वो ले रहा है। कहीं बस चेतना कम है, कहीं ज्यादा। जब पूरे देश में ओबीसी जहां जहां आंदोलन, कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन कर रहा है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बगल में महात्मा फूले, और उत्तर भारत में खासकर अब धीरे धीरे दक्षिण में भी वो चेतना पहुंच रही है कि बीपी मंडल की तस्वीर भी लगाई जाती है। इस देश को खतरा किसी चुनावी पार्टी या एक नेता से नहीं है। इस देश का असली खतरा ये नहीं है कि बिहार चुनाव जीत जाएगा या वो हार जाएंगे तो क्या होगा। असली खतरा तो वो नागपुर वाले विचार का है जो इस पूरे देश को, केवल बिहार को नहीं, वापस 100 साल पीछे, 200 साल पीछे वहां खड़ा कर देना चाहता है, जहां इंसान और इंसान में इतना बंटवारा हो जाए कि मुट्ठी भर लोग पूरा देश पर हुकूमत करें और बाकी जनता प्रजा में तब्दील होकर के गुलाम बन जाए। तो दोषी कौन है? जिसको अपना इतिहास पता होता है वो अपना इतिहास लिखता है, और जिसको इतिहास पता ही नहीं वो गुलाम बन करके, शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं मिलती। आप कितने भी बहुजन समाज के लोग, 90% लोग इस देश में कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी विचारक का समर्थन कभी नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र हमारी लड़ाई है ही नहीं। और बहरूपिया जब आएगा तो भेष बदल कर आएगा। जिस गांव में जहां जाएगा वहां का वो रंग का चोला पहन लेगा। मेरा तो बचपन से ही नौगछिया से एक रिश्ता रहा है। मैं बचपन में भागलपुर चाय बेचते बेचते एक बार आया था, इस स्टेशन पे गया था। अब भागलपुर वाले खुश, अरे ये तो हमारे बीच के आदमी है। मैं जब एक बार यहाँ पर कहीं चाय नहीं मिल रही थी तो मैंने फिर से नाली के गैस को, फिर से वहां पर एक बर्तन लिया, उसमें टोटी लगाई और उसमें पाइप लगा के नाली के गैस से चाय बना ली थी। अब पूरा देश इसी में मगन। सामाजिक न्याय के विचार के सामने सबसे बड़ा संकट अब यह है कि आपके आइकॉन को अब वो भी याद कर रहे हैं जो इनको विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन मूर्ति पर माला भी पहनाना चाहते हैं। कि आने वाला वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा, बशर्ते अगर उनके विचारों के मानने वाले उनके किताबों को बचा ले गए, उनके विचारों को बचा ले गए, तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े जाएंगे, और अगर विचारों को नहीं बचा पाए तो डॉक्टर अंबेडकर पूजे जाएंगे। इसी देश में जैन समाज के लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैनों का मंदिर तोड़ दिया गया, उनकी जमीन भी कब्जा की जा रही है। इस देश के लोगों को जब हिंदू बनाया जाता था तो लगता था कि केवल मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, चूड़ी टाइट की जा रही है। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, उसी में अकरम की चूड़ी टाइट हो गई, और उसी में हिंदू खुश। ज्यादा कुछ न करता तो कम से कम उनको तो ठीक कर रहा है। लेकिन बारी बारी वो नंबर सबका ले आएगा। अंग्रेज तो विदेशी थे, गुलाम बनाए थे, सामने से लड़के आप उनको भगा दिए, और जो यहीं के नए अंग्रेज पैदा हो गए जो आपके बीच में और आपकी जाति के बन करके आएंगे, उनको पहचान करके अगर आज नहीं रोके तो याद रखना 25 साल बाद उनको पीढ़ियां पहचान भी नहीं पाएंगी कि आपके हक और अधिकार को मारा किसने था। साथी लक्ष्मण यादव को बुलाना चाहते हैं कि आप आए और अपनी बात को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो साथी बाहर है कृपया अंदर चले आए, और जो साथी सम्मानित करना चाहते हैं इनके वक्तव्य के बाद उन्हें हम बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथी लक्ष्मण यादव। ये बात कह करके कि जब भी मंच पर जाते हैं लोग याद करते हैं कि बहुत सारा प्रोफेसर को तो इतना लोग जानता भी नहीं, वो सब और चिढ़ता है कि ये नौकरी में था तब भी इसी की बात हो रही थी, निकाला गया तो और ज्यादा हो रही है। और उनको कोई नौकरी से कोई नहीं जाना पहचाना जाता। किसी बड़े ओहदे पर बैठ करके किसी की चर्चा हो, इससे नहीं होता।
जिनकी तस्वीरें लगी हैं, जिनके बहाने हम लोग मिल रहे हैं, इनमें से कोई कायदे से नौकरी करने वाला नहीं रहा, न नौकरी के लिए जीवन में कोई समझौता किया हो, इसलिए हम उनको सम्मान दे रहे हैं। इनमें से कोई लिख करके नहीं गया कि मैं गुजर जाऊं तो मेरी जयंती मनाना, मेरी पुण्यतिथि मनाना, लेकिन वो काम ऐसा करके गए कि हम उन्हें याद करते हैं। और जब तक सामाजिक न्याय के लोग जिंदा रहेंगे, सामाजिक न्याय का संघर्ष जिंदा रहेगा, अन्याय गैर बराबरी अगर जिंदा रहेगी तो उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई जिंदा रहेगी। और जब तक न्याय की लड़ाई जिंदा रहेगी, कोई बिरसा, कोई फूले, कोई अंबेडकर, कोई मंडल हमारे नायक बनकर के हमेशा हर पीढ़ी को रास्ता दिखाएंगे, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। तो इसलिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, उनके याद करते हुए हो रहे हैं। और जिस विश्वविद्यालय में मैं था, वहीं से बात शुरू करता हूं। खतरा क्या है? इस देश में कोरोना आया तो गोबर से कोरोना ठीक करने का इलाज केवल इस देश में हुआ था। पता नहीं ये दवाई विदेश में सप्लाई हुई कि नहीं हुई। यहां का गोबर 100 ग्राम 50 ग्राम पैक करके कुछ दिन बाद आ जाएंगे इसका भी बिजनेस करने वाले। गौमूत्र बिकता है, पता है कि नहीं? सीसी में, वहां भी अगर आपको बढ़िया इलाज कराना है तो, और जो बेचता है वही उसका सेवन नहीं करता है, वो बिजनेस करता है। जैसे उदाहरण बताऊं, एगो पान मसाला का प्रचार होता है, पता नहीं इधर होता है कि नहीं। उसका प्रचार बहुत बड़े बड़े सिनेमा के हीरो करते हैं। केवल प्रचार करने का, पान मसाला का प्रचार करने का करोड़ों रुपया लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, लेकिन अपने वही पान मसाला कभी नहीं खाते, ना अपने बच्चों को खिलाते हैं। आजकल भी कुछ लोग ऐसा ही खतरनाक चीज बेच रहे हैं अपने पूरे देश में, लेकिन अपने उस दंगे की भीड़ में न शामिल होते हैं, न अपने बच्चों को उसमें शामिल करते हैं। वो केवल बेच रहे हैं ताकि मुनाफा उनको हो और कैंसर आपको हो। इसी उदाहरण से आप इसको समझें। एक बार एक वीडियो में देख रहा था, उसमें ये बिहार का था, छोटा सा बच्चा वो गुटखा खा रहा था, तो उससे सवाल पूछने वाला, ऐसे ही हमारे जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के साथी हैं, मीडिया आपके कार्यक्रमों को नहीं दिखाएगा, लेकिन मीडिया नहीं दिखाया इससे आंदोलन और कार्यक्रम रुके नहीं। अपना मीडिया खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़िए तो वो आपके कार्यक्रम को आगे दिखाएंगे। ये सोशल मीडिया हमारा मीडिया है, इसलिए जितने ये यूट्यूब के चैनल वाले लोग आए होंगे, इन सबको सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली बार ऐसे किसी कार्यक्रम की वीडियो यही आप तक पहुंचाएंगे। वो वाला जो वीडियो टेलीविजन पर है ना, वहां आजकल नारियल उड़ा रहा है सब मंत्र मार करके, देखा है कि नहीं वो वीडियो? अमेरिका में रॉकेट उड़ा रहा है, जहां से उड़ा रहा है काम करके वो वापस वहीं आ जा रहा है। टेस्ला एक कंपनी है जो बिना ड्राइवर के गाड़ी चलवा रही है। चैट जीटीपी और एआई डेवलप हुआ है। एक क्लिक अगर एक सवाल करके आप पूछें कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का क्या नाम था, तुरंत वो बता देगा, तुरंत बता देगा। बाबा साहब का संविधान बनाने में क्या योगदान, एक क्लिक पर। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। एक रोबोट ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि अब अलग अलग तरह से मनुष्य का काम हल्का हो रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है और भारत में टेलीविजन पर बैठकर एगो पाखंडी मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे करके। ये हमारे सामने संकट है, ताकि आपके तर्क बुद्धि विवेक खत्म हो जाए। सोचना बंद कर दीजिए, चमत्कार में खुश रहिए। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया आपकी खबर दिखाएगा, और इसलिए हम यहां आकर के खड़े हैं कि जिस विश्वविद्यालय में मैं 14 साल पढ़ाया, उस विश्वविद्यालय की एक प्रिंसिपल, एक डिग्री कॉलेज की, ये हमारे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष साहब बैठे, उसी यूनिवर्सिटी में मुझे भी नौकरी मिली थी। यही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर था, 2017 की बात रही होगी।
उस समय मैं इसलिए नहीं आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, वहां होगा तो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे देखता हूं इस विश्वविद्यालय की हालत, अफसोस होता है। दिल्ली, ये पटना के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को हर महीने सैलरी नहीं मिल पाती। देश भर में बीए 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, यहां कहीं 4 साल, कहीं 5 साल। अपनी किस्मत, अगर कंप्लीट होना होगा तो 4-5 साल में हो जाएगा। उसमें जा भी कौन रहा है इसका देश को पता ही नहीं। लेकिन फिर भी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई जो है एचओडी ऐसा नहीं आया जिसने कहा होगा कि इस कमरे में अगर एसी काम नहीं कर रही है तो कमरे की सीमेंटेड दीवारों पर गोबर पोतवा दो, तो गोबर पोत देने से एसी का काम करेगी वो। अभी पीछे हैं आप लोग। दिल्ली विश्वविद्यालय आगे निकल गया है, वहां गोबर लिपा जा रहा है कैंपस में। अरे गांव में होता ये था कि पुराने लोग, पुराना घर, हम लोगों का सबका बचपन मिट्टी के घर में बीता, तो मिट्टी के घर में तो फिर भी एक बार चलता था कि गोबर लीप देने पर, इस सीमेंट के घर पर लेप रहा है गोबर। और कौन लेप रहा है? सामान्य आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं, अनपढ़ आदमी नहीं, जिसको माना जाता है कि शिक्षा लेने के बाद समझदारी आ जाएगी, वो इस देश को पाखंड में झोंक रहे हैं, वो इस देश को धर्म के नाम पर भटका रहे हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों की याद करने यहां आए जिन्होंने तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता और मानवता की लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे, ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे जिसमें शिक्षा का बजट साल 2013-14 में 5.6% टोटल जीडीपी का हो। जीडीपी का मतलब समझ रहे हैं ना? 100 रुपया अगर इस देश के पास पैसा है सरकार का, और सरकार का कोई अपना पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। और ये मत समझिएगा कि हम तो नौकरी नहीं करते तो हम टैक्स नहीं देते। वो टैक्स, अगर आप माचिस खरीदते हैं, दिया सलाई खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। इसलिए कुछ लोग अगर भटकाने भरमाने आए और कहें कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है, तो उनसे पूछिएगा कॉलर पकड़ करके कि क्या अपने मामा के घर से पैसा ले आए थे? वो तो जनता का पैसा है, और जनता को ही मिल रहा है, तो मुफ्त में क्या होता है? क्योंकि यही भाषा बोल करके आपका वोट का सौदा किया जाता है। जिसका नमक खाए हो उसको नमक का हक अदा करना, और जिसके संघर्षों से ये सम्मान पाए हो उसके संघर्षों का सम्मान का हक अदा नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर न होते तो ये देश कैसा होता? बिरसा मुंडा न होते तो ये देश कैसा होता? मंडल आंदोलन की लड़ाई न होती तो ये देश कैसा होता? बिहार कैसा होता? इसलिए हम जब यहां आए हैं तो एक संकल्प लेने आए हैं कि लाख विपरीत परिस्थितियां आए, गोबर हारेगा और गोबर खाने वालों की साजिश हारेगी, और हम तर्क और वैज्ञानिकता पर एक समानता वाला भारत बनाएंगे। इस बात का संकल्प हम लेकर के यहां से लौटना चाहते हैं। उस भारत के बनाने का रास्ता कौन दिखाएगा कि कैसा भारत बनना है? वो रास्ता दिखाने वाले लोगों की तस्वीरें और लोगों के नायकों की तस्वीरें वो ऊपर बैनर में लगी हुई है। वो केवल फोटो नहीं है जिसकी पूजा करनी है रख करके। डॉक्टर अंबेडकर तो साफ कहते थे कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। अब आजकल मूर्ति में कौन ढूंढ रहे हैं? अभी विधायक जी बैठे हमारे ठीक पहले, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने भी मूर्ति बनवाई, लेकिन ऐसे इलाके में जहां बाबा साहब को खड़ा करना जरूरी था, इसलिए भी कई बार मूर्ति की जरूरत पड़ती है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, और उत्तर प्रदेश में एक समय में अगर बहुजन सरकारें न होती और मूर्तियां न बनी होती तो वहां कम से कम पहली बार डॉक्टर अंबेडकर को ले जाने में ही बहुत मुश्किल आ जाती। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है डॉक्टर अंबेडकर। तो पहले चरण में मूर्तियां जरूरी होती हैं, किताबें उनके बाद आती हैं। जब कोई चौराहे से गुजरेगा और पूछेगा कि ये कौन है, बच्चा पूछेगा पिता से, और अगर पिता को नहीं पता है तो झूठ बोल देगा, और पिता को पता होगा तो वो और पता करेगा,
और बताएगा तो अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मूर्ति से आगे बढ़कर विचारों तक आना है ना, मूर्ति तक नहीं रुक जाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो विचारों से डरते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत न बन जाए, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार के बिल्कुल विपरीत हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर नहा धो के सबसे पहले 14 अप्रैल को माला पहनाने चले गए थे। देश की आजादी के बाद आज तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय में कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते नहीं गया था। और इस देश में एक प्रधानमंत्री इस समय हुए, और जिस दिन वो वहां जा रहे थे उस दिन मैं भी नागपुर में था, और वहीं से मैंने एक बात कही थी जो यहां बिहार के लोगों को दोहरा रहा हूं। इस देश को खतरा किसी चुनावी पार्टी या एक नेता से नहीं है। इस देश का असली खतरा यह नहीं है कि बिहार चुनाव जीत जाएगा या वो हार जाएंगे तो क्या होगा। असली खतरा तो वो उस नागपुर वाले विचार का है जो इस पूरे देश को, केवल बिहार को नहीं, वापस 100 साल पीछे, 200 साल पीछे वहां खड़ा कर देना चाहता है, जहां इंसान और इंसान में इतना बंटवारा हो जाए कि मुट्ठी भर लोग पूरा देश पर हुकूमत करें और बाकी जनता प्रजा में तब्दील होकर के गुलाम बन जाए। उस विचार से खतरा है हमारे लोगों को, और ये अब हमें गांव-गांव पहुंचाना है कि उस विचार को लेकर के कौन नेता आपके गांव में आ रहा है, तो जो आपके गांव में उस विचार को लेकर के आ रहा है उसको हराओ। ये राजनीति है, और सीधी राजनीति ये करनी है। और राजनीति वो कैसे कर रहे हैं और हमें कैसे करनी है। आप कितने भी बहुजन समाज के लोग, 90% लोग इस देश में कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी विचारक का समर्थन कभी नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र हमारी लड़ाई है ही नहीं। लेकिन वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो संघ के मुख्यालय जाने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जहां बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उस दीक्षा भूमि में गया और वहां जाकर के माथा टेक करके बाबा साहब को नमन किया। डायरी में लिखा उन्होंने कि अगर बाबा साहब न होते तो हम यहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ लोग जो बाबा साहब के रास्ते चल करके बड़े ओहदों तक पहुंचे तो कोशिश किए कि बाबा साहब के विचारों का देश बने, और वो आदमी जो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो चाहता है कि अब वो वाला रास्ता बंद कर दिया जाए ताकि अगली बार कोई चाय बेचने वाला, कोई दूध बेचने वाला, कोई मैला उठाने वाला, कोई खेत में काम करने वाला, कोई कपड़ा धोने वाला, कोई बढ़ई, कोई नाई, कोई मोची, कोई निषाद, उनका बच्चा इस देश का पीएम, सीएम और डीएम न बन पाए। इसके लिए हमें इस खतरे को समझना जरूरी है। सामाजिक न्याय के सामने सबसे बड़ा संकट मैं ये देख रहा हूं, वो डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं सकते, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाना शुरू कर दिए हैं। और इसी को विधायक जी ने अभी इशारे में कहा, खूब जयंती मनाई जा रही, और जो जयंती मना दे, जो जय भीम बोल दे, गांव का हमारा सामान्य व्यक्ति हो सकता है वो भी समझेगा कि नीला गमछा तो इनके पास भी है, और जय भीम भी बोल रहे हैं, अब बाबा साहब को मसीहा भी बोल रहे हैं, तो हो सकता है ये अपने आदमी होंगे। लेकिन बहरूपियों को पहचानना बहुत जरूरी है, और बहरूपिया जब आएगा तो भेष बदल कर आएगा। जिस गांव में जहां जाएगा वहां का वो रंग का चोला पहन लेगा। मेरा तो बचपन से ही नौगछिया से एक रिश्ता रहा है। मैं बचपन में भागलपुर चाय बेचते बेचते एक बार आया था, इस स्टेशन पे गया था। अब भागलपुर वाले खुश, अरे ये तो हमारे बीच के आदमी है। मैं जब एक बार यहां पर कहीं चाय नहीं मिल रही थी तो मैंने फिर से नाली के गैस को, फिर से वहां पर एक बर्तन लिया, उसमें टोटी लगाई और उसमें पाइप लगा के नाली के गैस से चाय बना ली थी। अब पूरा देश इसी में मगन, जो जितना बड़ा झूठ बोल ले उतना बड़ा। सामाजिक न्याय के विचार के सामने सबसे बड़ा संकट अब यह है कि आपके आइकॉन को अब वो भी याद कर रहे हैं जो इनको विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं लेकिन मूर्ति पर माला भी पहनाना चाहते हैं। इस खतरे को सबसे पहले समझना जरूरी है, और इसके लिए बिहार उस क्रांतिकारी सरजमी को मैं याद करता हूं।
लगातार बिहार के उस सामाजिक न्याय आंदोलन से हम लोग का एक वास्ता रहा है। दक्षिण भारत में आप कल्पना करिए, मैं पूरे महीने बहुत जगह पे बाबा साहब की जयंती मनाई गई, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में गया। एक चीज मैं देख रहा हूं, अगर इस देश में आदिवासी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बिरसा मुंडा की तस्वीर होगी, जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर होगी, आदिवासी नायकों तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू सबकी तस्वीर होगी। उसमें अब वो कॉमन तस्वीर होगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उनके बीच में। इस देश में दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जितने लोग, वो अपने साथ बाबा साहब के बगल में महात्मा फूले की तस्वीर लगाते हैं। और ऐसा भ्रम है लोगों को कि ओबीसी तो कोई आंदोलन करते नहीं, ओबीसी तो कोई कार्यक्रम करते नहीं, ओबीसी का तो कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि रही नहीं, सारा ओबीसी का लोग तो धर्म बचा रहा है, सारा ओबीसी सांप्रदायिक हो गया है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। आजकल धर्म के नाम पर अफीम थोड़ा थोड़ा सब चाट रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, बस फर्क इतना है वोट सबका वो ले रहा है, कहीं बस चेतना कम है कहीं ज्यादा। ऐसे वक्त में जब पूरे देश में ओबीसी जहां जहां आंदोलन, कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन कर रहा है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बगल में महात्मा फूले, और उत्तर भारत में खासकर अब धीरे धीरे दक्षिण में भी वो चेतना पहुंच रही है कि बीपी मंडल की तस्वीर भी लगाई जाती है। यानी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और शाहीन बाग में जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट में जो कि अगुवाई मुसलमान कम्युनिटी कर रही थी, उसमें भी अगर कोई नायक था उस पूरे प्रोटेस्ट का, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, और उनकी तस्वीरें लेकर के लोग उस जन आंदोलन में बैठे हुए थे। इससे एक बात तो तय हो गई कि आने वाला वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा, बशर्ते अगर उनके विचारों के मानने वाले उनके किताबों को बचा ले गए, उनके विचारों को बचा ले गए, तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े जाएंगे, और अगर विचारों को नहीं बचा पाए तो डॉक्टर अंबेडकर पूजे जाएंगे। फर्क केवल इतना होगा, मिटाएगा नहीं अब कोई डॉक्टर अंबेडकर को, अब वो दन गया, एप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा। तथागत बुद्ध के लिए आंदोलन चल रहा है कि जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्धों को दे दो, बौद्धिस्ट होना चाहिए। इसी देश में जैन समाज के लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैनों का मंदिर तोड़ दिया गया, उनकी जमीन भी कब्जा की जा रही है। इस देश के लोगों को जब हिंदू बनाया जाता था तो लगता था कि केवल मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, चूड़ी टाइट की जा रही है। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, उसी में अकरम की चूड़ी टाइट हो गई, और उसी में हिंदू खुश। जायदा कुछ न करता तो कम से कम उनको तो ठीक कर रहा है। लेकिन बारी बारी वो नंबर सबका ले आएगा, क्योंकि उसे धर्म से मतलब ही नहीं, उसे पूरे देश को बेचना है, उसे जमीन दिख रही है। अभी मैं आ रहा था तो खगड़िया होते हुए आया, हमारे मित्र आर्यन जी और ये लोग कहे कि यहां थोड़ा चाय पीते चले जाइए। वहां एक व्यक्ति, एक सज्जन हमें मिले, और संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने बताया कि वहां पर एक डिग्री कॉलेज है, उसके पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, आवासीय परिसर था, वहां पर बैठ करके विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में लोग पढ़ते थे। धीरे धीरे वो पूरी जमीन गबन कर ली गई, और कोई अपने अपने नाम पर जोतने बोने लगा। आज की तारीख में उस डिग्री कॉलेज की हालत ये है, 8 प्रोफेसर हैं, और पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई नहीं है। कागज पर 40-50 लोग हैं जो परमानेंट है, उनकी सैलरी आ रही है, और जो जमीन थी उसको कोई ताकतवर आदमी कब्जा लिया है, और जो लड़ने जा रहा है उसके ऊपर मुकदमा हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया गया पीपीटी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का वो निजी कंपनियों को दे दिया गया कि वहां आप कुछ बनाइए और उससे कुछ पैसा मिलेगा तो हमको मिलेगा। देश के जितने सरकारी स्कूल थे, अभी पूर्व के वक्ता ने बोला, मेरे उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य आया हुआ है, पिछली बार सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही थी। यह है इस देश का असली खतरा।
सरकारी जमीन को बेच दो। एक जमाने में बहुजनों का नारा लगा करता था और रिंकू जी ने बहुत पहले जब लगातार हम लोग संवाद करते थे कि हम बहुजन समाज को इस नए वैचारिक संकट से कैसे जगाएं। ये बौद्धिक लोग हैं इसलिए मैं कुछ गहरी बात कर रहा हूं। यहां आकर के ये बात बहुत करना है कि उठो बहुजनों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे करोगे आप? पता ही नहीं कि मिशन क्या था और आज के तारीख में खतरा क्या है। इसलिए आप बौद्धिक समाज के लोगों को कुछ होमवर्क देना मेरा मन कर रहा है। गांव के आदमी को समझाएगा कौन? पहले किताब उन्होंने हमको बताई रिंकू जी ने, और मैं ये किताब पढ़ रहा था आते समय और पढ़ा कि बिहार में चल करके कुछ नए सिरे से कुछ नई बात की जाए जिससे कोई मुहिम खड़ी हो सके, कोई चेन रिएक्शन शुरू हो। एक आयोजन करने में बहुत मेहनत लगती है। जितने लोग आयोजक हैं उनके लिए धन्यवाद देते हुए एक बार बधाई तो जरूर दीजिए कि इतने लोगों का इतना बढ़िया आयोजन इन लोगों ने किया। 1 रुपया किसी से चंदा लेना हो, आजकल चंदा डरा कर तो लिया जा सकता है लेकिन प्रेम से कहां लिया जा सकता है। ऐसे वक्त में यह आयोजन हुआ है तो कुछ एक गंभीर बातें यहां से निकलें। इतिहास की बात केवल इसलिए नहीं दोहराई जानी चाहिए कि जिनकी जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में क्या क्या किया। घंटों तो मैं भाषण दे सकता हूं और यहां बैठे जितने सम्मानित लोग हैं कई घंटे तो उनमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे जो सामने बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं। ज्ञान तो किसी के पास कम नहीं और न मुझे ये कोई अहंकार है कि हम दिल्ली से आए तो कुछ नया बोल देंगे। ये जितने वक्ता बोलते हैं ये सब वही बात बोलेंगे। बस होता ये है कि हम क्या यहां से बैठ करके कोई नए तरीके से किसी को समझाने के लिए कोई नया जरिया निकाल पा रहे हैं क्या? मंथन होना चाहिए इस तरह के वैचारिक कार्यक्रम में। और इसलिए ओबीसी समुदाय पर फोकस करके मैं थोड़ी सी बात रखना चाह रहा हूं क्योंकि जिसकी आबादी कितनी है पता नहीं। ओबीसी एक ऐसा शेर है जो अभी सो रहा है। बड़ा ये चलता है सोशल मीडिया पे। ओबीसी ऐसा शेर है जो अभी सोया है, जगाओ मत, वरना अगर ओबीसी का सोया हुआ शेर जाग गया तो यहां से जाके वहां सो जाएगा। जाग के कहां जाएगा, कैसे जागेगा, उसका पुराना इतिहास किसी ने बताया नहीं। ओबीसी में जातियों को बांट दिया गया और जातियों का विभाजन ओबीसी में सबसे गहरा बना दिया गया, गहरा बना दिया गया क्योंकि ओबीसी के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं था। इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें भी तो हैं। दलितों को आपने अछूत बना दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया। उनको जब अपना मसीहा मिला तो उन्होंने नायक की तरह उसको पूजा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न रहे होते तो हमको तो इंसान ही नहीं समझा गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश ने दुनिया में पहुंचाया है तो इस देश के दलित समाज के लोगों ने पहुंचाया है। उनको आपको बधाई देनी चाहिए। वो जागरूक हैं, वो जागरूक हैं, वो अपने सांस्कृतिक चेतना को लेकर जागरूक हैं। भटकाव उनमें भी आ रहा है क्योंकि नई पीढ़ी हो सकता है इतिहास नहीं पढ़ रही है। लेकिन ओबीसी जिसको ये पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा आबादी आपकी, लेकिन आज आपकी आबादी कितनी है इसकी पता ही नहीं क्योंकि जाति जनगणना नहीं हो रही है। बिहार में सत्यदेव जी आप लोगों के गठबंधन की सरकार जब थी, आरजेडी की, माले की, कांग्रेस की, तो महागठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना करा दी थी। आजाद भारत में पहली बार कोई राज्य अपने सरकार में जाति जनगणना जातिगत सर्वे के रूप में करवाया, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। क्रांतिकारी काम था। बाद में पलट गया कोई और पलटने के बाद वो लड़ाई अधूरी रह गई। फिर मैंने वो जब रिंकू जी से लगातार बात होती थी, और मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा कि जब कोविड के समय हम लोग फिर से अपने इतिहास को पढ़ने और जानने की कोशिश कर रहे थे, और जितने नौजवान यहां आए हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, किताब पढ़ने का मन न करे तो यूट्यूब पे पढ़ना, सब कुछ मिल जाएगा। हमें पहली बार त्रिवेणी संघ से परिचित कराया कायदे से तो सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने कराया और इस समय के संवाद ने कराया था, और तब हमने वो अपना इतिहास देखा जाना। कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण इतिहास। आप सुनिए, त्रिवेणी संघ का जब पूरा बिगुल बजा, और ये तो चौथी तस्वीर जिनकी लगी है, आप सोचिए, कल्पना करिए कि उन लोगों ने त्रिवेणी संघ को कहां से कैसे खड़ा किया।
अइले त्रिवेणी संग शाहाबाद जिलवा में, सब दुखियन के जगावेला भाई जी, हमनी के वोट लेके हमनी के गला घोटे, केतनो अकाल पड़े खेत में सुखाड़ पड़े, जमींदारवा तो रोपे खाली चाहेला भाई जी। उसको केवल पैसे से मतलब है। हमनी के गला घोटे, केतनो अकाल पड़े खेत में सुखाड़ पड़े, जमींदारवा तो रुपए खाली चाहेला भाई जी, जवन जाति अपना के जान से बेजान समझे, ओहू जतियन के जान दिलावेला भाई जी। अइले त्रिवेणी संग शाहाबाद जिलवा में, सब दुखियन के जगावेला भाई जी। आप सोचिए दुखी कौन था उस समय, और त्रिवेणी संघ की अगुवाई कौन कर रहा था? ओबीसी की 3 जातियां के लोग कर रहे थे। 3 लोग थे, उसमें पूरा नाम भी उनका है, आप लोग जानते होंगे। और लेकिन वो ओबीसी का आंदोलन मात्र नहीं था, वो 90% कमेरा लोगों की, दुखियों की, गरीबों की, कमजोरों की, वंचितों की बात करता था। और त्रिवेणी संघ का इतिहास कितना महत्वपूर्ण था, इस किताब को मैं पढ़ा तो उसके पहले जमीन आंदोलन और जनेऊ आंदोलन चला। फिर मुझे एक किस्सा याद आता है, उस किस्से पर आऊंगा। उसके पहले यह बात मैं सुनाना चाहता हूं। पापिन के पाप नासै, त्रास यमदूतन के, भव रुज परिवार नासै, ध्रार त्रिवेणी की, ही भांति त्रास नाशे दुष्ट अन्यायियों के, गिरे को उठावे नित संघ त्रिवेणी के। आप सोचिए, कल्पना करिए, जो भी कमजोर है, वंचित है, उसको आगे बढ़ाने का काम त्रिवेणी संघ ने किया। मान और गुमान नाशे जाल दुष्ट जालिम के, सब भांति सहाय करे शोषित दल श्रेणी के, देश धर्म लाज राखे, सबही सम्मान राखे, और यही हेतु बहीधार संघ त्रिवेणी के। उस त्रिवेणी संघ के आंदोलन को फिर से याद करने की जरूरत है और गांव-गांव इसे पहुंचाने की जरूरत है। आज आपकी जमीन फिर से वही लोग छीन रहे हैं जो जिनसे लड़ करके त्रिवेणी संघ ने, अर्चक संघ ने, कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने लड़ करके जमीन का अधिकार आपको वापस दिलाया था। वो जमीन लूट रहे हैं, और इसलिए इस इतिहास को गांव-गांव पहुंचाइए। ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे थे, जो बाद में अर्जक संघ में आकर के और वो लड़ाई मजबूत हुई। क्या लिखा पेरियार ललई सिंह यादव ने? बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। गांव के लोगों समझना, आपके महापुरुषों ने कितना आसान भाषा में समझाया है। और इस तरह के बौद्धिक कार्यक्रमों की अब जरूरत क्या है? माफ कीजिए, जहां जरूरत हो वहीं बाबा साहब का गुणगान गाइए। लेकिन अगर गुणगान गा रहे हैं तो उसके बाद एक सवाल मेरी तरफ से उसमें ऐड करिए कि हमारे पुरखे तो महान थे, काम करके अपने हिस्से का चले गए। उनका गुणगान गा के उनके सपनों का भारत बनेगा क्या? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते, ये जब तक नहीं जोड़ेंगे, बाबा साहब को याद करना अधूरे याद करना है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, आप आज के लोगों को वो बात समझाइए ना। उनको पहचान अगर इतिहास से करानी है तो बताइए ना कि डॉक्टर अंबेडकर चौधार आंदोलन, महार आंदोलन में तालाब का पानी पी करके बाहर निकलना चाह रहे थे, जिसमें पशु पानी पी सकता था लेकिन इंसान नहीं पी सकता था क्योंकि उसकी जाति अलग थी। हमला करने वाला कोई मुसलमान था क्या? जब वो लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला हो गया, उनके साथियों के ऊपर हमला हो गया। आपको पता है, जब बुद्धिज्म स्वीकार किया बाबा साहब ने, उस समय जो कार्यक्रम होते थे उनके ऊपर हमले होते थे। महात्मा फूले जब स्कूल खोलते हैं और स्कूल खोलने के लिए जब पढ़ाने जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, मैला फेंका गया, उनको घर से निकाल दिया गया। और बिहार के लोगों, एक और इतिहास जानो आज क्या हो रहा है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले पर एक फिल्म बनी, बायोपिक फिल्म फूले नाम से। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती के दिन उस फिल्म को रिलीज किया जाना था। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और अभी भी यूट्यूब पर है, जरा खोज कर देखिएगा। उस ट्रेलर में
वो दृश्य दिखाया गया था कि माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जा रही हैं तो एक बच्चा लिबास से एक जाति का समझ में आ गया, वो पत्थर मार रहा था। सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी, फिल्म को रोक दिया और कहा कि यह दृश्य हटाइए क्योंकि कुछ जातियों के लोगों की भावना आहत हो गई है। आप समझ रहे हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसकी जाति की बात हो रही, जिन्होंने खुद के लिए कहा था मुखस से जाए थे, उनकी भावना आहत हो गई। कब? 2025 में। अब मैं गंभीर सवाल पूछूंगा और आपके ऊपर जिम्मेदारी डालूंगा। वो समाज जिसकी आबादी 3%, कुछ लोग 2.5% भी आजकल बताते हैं, और इस किताब के आखिर में 1900 के आसपास का आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन ज्योतिबा फुले का इतिहास आप पूरा अब देश को नहीं बता सकते क्योंकि वो समाज जागरूक है, उसने आंदोलन कर दिया और आपकी फिल्म में कैंची चलवा दी। और फूले के मानने वाले लोग को पता ही नहीं है कि ये सब भी हो रहा है। ज्यादा दोषी कौन है? जिसने कैंची चलवाई वो, इतिहास बदलवाया वो, या जिसको पता ही नहीं कि उसका इतिहास क्या है और वो अपना इतिहास बचा भी नहीं पाया? सोच के बताइए दोषी असली कौन है? उनसे क्या शिकायत? वो तो अपने विचारधारा के लिए कमिटेड हैं। उनको जब मौका मिला तो अपने विचारों का राज बना रहे, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। किसी बाबा को भेज दिया है, बिहार में घूम रहे हैं, सब नए नए बाबा घूम रहे हैं, और बाबा सब आखिरी में बोलते हैं कि इस देश का संविधान बदलना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उन बाबाओं की भीड़ में 90% हमारे लोग जा रहे हैं। कौन फेल हो रहा है? वो बाबा तो अपना एजेंडे पर आया है, एक पार्टी का प्रचार करेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके धर्म के नाम पर पाखंड बुक करके चला जाएगा। और राज जिसका जा रहा है, शिकायत उससे करनी चाहिए कि उससे करनी चाहिए? इसलिए हमको आईने की तरफ अपने को देखना होगा। इसलिए मैं याद कर रहा था, आप अपने इतिहास को नहीं बचा पाए। फूले फिल्म में यह इतिहास नहीं दिखाया जा सकता कि इस देश में जातिवाद ने महात्मा ज्योतिबा फूले को अपमानित किया, इसलिए उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलानी है तो उनका सिनेमा बनता है, और फ्री में प्रधानमंत्री देख रहे हैं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उसका सब भाजपाई प्रचार कर रहे हैं, और ज्योतिबा फूले का फिल्म बनी, लोगों को पता ही नहीं। तो दोषी कौन है? जिसको अपना इतिहास पता होता है वो अपना इतिहास लिखता है, और जिसको इतिहास पता ही नहीं वो गुलाम बन करके, शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं मिलती। अगर हिरणों को अपना इतिहास जानना है तो अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस फिल्म का उदाहरण लिया। अब आइए, क्या क्या कहा था पेरियार ललई सिंह यादव ने? बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। शेर को बलि देते हुए कहीं सुना है आपने? और आज से 70-80 साल पहले वो लिख के गए। बकरा, कमजोर आदमी, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरा चलाया गरा। टेढ़े लोग नहीं काटे गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। बलवान का बाल न बांका भया, और बलहीन सदा तड़पाए गए। ये बात समझाना चाहते थे। अब बलवान को, आबादी बलवान के पास नहीं थी, इसलिए उसने बाकी लोगों को एक फेक नैरेटिव आइडिया का दे दिया। वो नैरेटिव है धर्म का, और जो लोग धर्म के नाम पर शोषित थे उन लोगों को बांट दिया। इस लड़ाई को सबसे कायदे से तथागत बुद्ध ने भी उठाया, संत कबीर ने भी उठाया, संत रविदास ने भी उठाया। मुर्दा नाग, माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। ये तो आज से 700 साल पहले महात्मा कबीर बोल गए। मछली ना तरी जिसको गंगा में ही घर है। कल मैं एम्स में था, दिल्ली एम्स में, और वहां कबीर पर एक नाटक हुआ। बाबा साहब के 3 गुरु, तथागत बुद्ध प्रज्ञाशील करुणा की चेतना, दूसरे संत कबीर, मल मल धोए शरीर को
और मिटे न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आज किसी को बैल बोल दीजिए तो मुकदमा करवा देगा, ये हम के बैल बोल रहे हैं, हमारी भावना आहत हो गई। ये तो महात्मा कबीर बोल करके गए। लेकिन जिस भारत को बनाना चाहते थे कबीर, वो आज 2025 में फिर से धर्म के नाम पर, धर्म है नहीं, धर्म की आड़ में पाखंड की गिरफ्त में जा रहा है। धर्म होता तो कबीर का धर्म कहता था कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक आदमी मिला मुझे उत्तर प्रदेश में, और उसने कहा कि कुंभ में भगदड़ हुई। हमने कहा हां, लोग देखे। कहे कितनी जगह हुई? मैंने कहा सरकार कहती है एक जगह। तो उसने कहा कि वहां तो वीडियो आई कि कई जगह भगदड़ हुई थी। हमने कहा हां, ये भी बात सही है। तो उसने कहा कि कितने लोग मरे? मैंने कहा सरकार कहती है केवल 30 लोग मरे। तो कहा आपको लगता है कि सरकार सही बोल रही है? हमने कहा लेकिन सरकार जो बोल रही है वही सही, क्योंकि हम गलत बोलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं साहब, वहीं जो आस्थावान हिंदू गए थे नहाने, वही बोल रहे हैं कि वहां तो बहुत ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग गायब हो गए। तो हमने कहा कि लेकिन ये सब आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? समय जमाना खराब है, और वहां देखिए एक सामने बुलडोजर भी खड़ा दिख रहा है, कहीं उसकी दिशा घूम गई और हमारे लोगों के ऊपर चलने लगा। उस आदमी ने कहा कि सोचिएगा, अगर झूठ बोला गया तो इस देश के लोगों से बोला जा सकता है, क्योंकि मीडिया झूठ बोला जाएगा, और सत्ता अगर चाहेगी तो मीडिया झूठ को सच कह देगी और सच को नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर कोई भगवान है तो उससे झूठ बोला जा सकता है क्या? तो हमने कहा नहीं। तो कहा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, उससे कोई झूठ बोल सकता है क्या? हमने कहा नहीं। तो कहा इसका मतलब फिर भी अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो ऊपर कोई है नहीं, और दूसरा अगर है तो उसका डर नहीं है। क्योंकि यहां झूठ बोल करके सरकार बचाई जा सकती है, उससे कैसे झूठ बोलोगे जो सच में सब देख रहा होगा? तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि कोई है, मान लीजिए है भी, तो उसका डर यहां के नेताओं को जो धर्म के नाम पर चोला पहने हुए हैं, उनको उसका डर है क्या? अगर डर होता तो झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब यह है कि देश गहरे संकट में जा रहा है, और लोगों को अब हम यह नहीं समझा पा रहे, जो तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं, पाखंड है। धर्म अलग है और पाखंड अलग है। धर्म अलग है और राजनीति अलग है। वही राजनीति धर्म का चोला पहन करके आएगी और आपका वोट लेके चली जाएगी, और राज धर्म का लाएगी, तो संविधान का राज कैसे बनेगा? इसलिए ये सारी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसको अब आखिर में इसको समझा जाए। ये तो खतरे हो गए। शिक्षा बजट घाट दिया गया। मैं तो विश्वविद्यालय में रहा। संकट पाखंड फैलाने के लिए पहली शर्त क्या थी? शिक्षा बर्बाद करो। पढ़ा लिखा आदमी जल्दी मूर्ख बनेगा क्या? पढ़े लिखे आदमी को मूर्ख आप बना सकते हैं? आज पढ़ा लिखा आदमी होगा तो हॉस्पिटल जाएगा दवाई लेने कि कहीं और जाएगा? इसका मतलब यह है कि पढ़ाई अगर बर्बाद की जाए तो मूर्ख बनाना आसान हो जाएगा। ग्लोबली अमेरिका में यहां वाले का एक दोस्त वहां पर राष्ट्रपति बना हुआ है। गए थे पिछली बार यहां वाले प्रचार करने, अब की बार ट्रंप सरकार, याद आ रहा है? ये वाला नारा यहां भी लगा था ना, कोई आदमी आया था ना, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, हां मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब यहां के जितने लोग थे, अरे भाई 56 इंच वाला पहली बार आया है, सब धक्का धक वोट दे गए। उसके बाद पहले बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया, और नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी गायब। अनपढ़ आदमी हो, अगर राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा मुफ्त करता है, और राजा अगर पढ़ा लिखा न हो फिर भी शिक्षा की अहमियत को जानता हो तो कलम और किताब पर 18% जीएसटी टैक्स लगा देता है। नई शिक्षा नीति ला करके पूरी शिक्षा को बेच देता है।
क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत स्कूल कॉलेज बंद करवा देता है, और अगर जेब में पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओ। अब अनपढ़ों की एक भीड़ तैयार हो गई, अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं पूरे देश में। चौराहे पर जाइए, अनपढ़ आदमी घुमा रहा है। क्या हुआ भाई? चीन के बारे में कुछ जानते हो? कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया है। उसको जो फेक न्यूज आ रही है, उसके बाद उसको सच्चा हक नहीं पता कि उसके गांव में भी हाहाकार मच गया, उसके घर में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके भाई बहन को और शिक्षा नहीं मिल रही। पॉकेट मार जब आता है तो पहले उधर दिखाता है, हो देखा कौवा उड़ जाता है, अब पीछे से पॉकेट मार लेता है। आपको दिखाया जा रहा है कि देखो दुनिया में डंका बज रहा है। और उसने भी, अमेरिका वाले ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पैसा काट दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता देश को, इसलिए पूरे देश को मूर्ख बनाओ। अब आइए, ये समस्या हो गई। बिहार को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बिहार के लोगों जोर से बोलो। आप सोचते हो कि सारा खराब खराब बात हम ही बोल दें ताकि कुछ नुकसान हो तो हमारा हो, वीडियो इन्हीं का वायरल होगा। आप बताइए बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है क्या? गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? शिक्षा खत्म तो नौकरी मिलेगी क्या? जब बेरोजगारों की और अनपढ़ों की भीड़ तैयार हो जाएगी तो इतिहास कैसे पढ़ेगी कि त्रिवेणी संघ क्या किया था, अर्जक संघ क्या किया था। और अभी मुझे मिला कि कोई डॉक्टर साहब हैं, वो देखिए बाबा साहब की जीवनी बांटते हैं। इसको पढ़ेगा कौन? अनपढ़ लोगों की भीड़ तैयार हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बचा नहीं है। और जब शिक्षा और रोजगार दोनों बर्बाद, तो धर्म के एक नाम पर लड़ाई लड़वाना आसान हो गया कि कठिन हो गया? बताइएगा, जोर से बोलिए। अब उसको यह समझाया जाएगा जैसे एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने समझाया होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल अपनी बेड़ियां और जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा जहान है ना। अब क्या समझाया जाएगा? भारत के जाहिलों एक हो जाओ, धर्म की लड़ाई बचाने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। मारे गए तो मोक्ष मिलेगा और जीत गए तो धर्म का राज मिलेगा। बताइए आसान काम है कि नहीं? अगर इसी में पढ़ा लिखा होता बिहार का नौजवान, कोई आईआईटी में पढ़ रहा होता, कोई मेडिकल में पढ़ रहा होता, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता, उसके घर का मां बहन बेटा सब लोग पढ़ाई कर रहे होते, तो कितने पढ़े लिखे लोग धर्म बचाने जाते? जरा हाथ उठा बता दीजिए, कोई जाता क्या? आज जितने ने दंगाई भीड़ के हिस्सा बनते, इसमें कोई पढ़ा लिखा नौजवान कायदे का है क्या? और जितना नेता पूर्णिया के इलाके में जब आते हैं तो वो वाला सांसद याद आता है कि फलाने जिला में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। यात्रा निकाल रहा था, वो त्रिशूल लेकर के, यहां का बेगूसराय के आसपास का है, नाम लेने की जरूरत का है, उसका नाम ऐसा क्या है कि उसका नाम यहां लिया जाए? यहां तो फूले अम्बेडकर मंडल का ही नाम लिया जाएगा। एक आदमी से झगड़ा नहीं है भाई, वो आदमी हट जाएगा, दूसरा त्रिशूल लेके घूमने लगेगा। उस विचारधारा से झगड़ा है। और किसके लिए त्रिशूल लेके घूम रहा था? हमारे लोगों का हक मारने के लिए घूम रहा था। इसलिए धर्म के नाम पर यह जो हो रहा है, इसको बचाना भी बिहार की जिम्मेदारी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहा, अभी दिल्ली में रहता हूं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अगर 43 सीटों पर उनको हराया न होता तो आज इस देश का संविधान बचा होता कि नहीं बचा होता? जरा हाथ उठा के बताइए, बचा होता? अगर 43 सीटें बीजेपी को वहां हराई न गई होती तो संविधान वहां पर उतना सुरक्षित होता? भाई उसके बाद आपके यहां का एक आदमी एक बैसाखी दिया हुआ है और एक दक्षिण भारत का आदमी, दोनों के ऊपर मुकदमा था, दोनों को करोड़ों रुपया मिला। यहां वाले की तो तबीयत ठीक नहीं लोग बताते हैं, अच्छे आदमी हुआ करते थे, एक जमाने में समाजवादी आंदोलन से निकले हुए थे। और सोचिए समाजवादी लोग कहां जाकर के क्या हो रहे हैं। और सोचिए ये कितना बड़ा इस देश के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अब वो कमजोर हो गए और दोनों लोगों ने उनको बैसाखी दी है। लेकिन याद रखना बिहार के लोगों, अब आखिरी में अपनी बात समेट रहा हूं,
कि आपको करना क्या, आपकी जिम्मेदारी क्या है। हरियाणा चुनाव उसके बाद वो जीत गए। पता है ना कैसे जीते? गांव में घुसने नहीं दे रहे थे वहां के लोग प्रचार करने, क्योंकि किसान आंदोलन में वहां के लोग मारे गए थे। बहुत गौर से समझना बिहार के लोगों, आप समझदार और जागरूक लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही नहीं, ये इतिहास त्रिवेणी संघ का, अर्जक संघ का मैं बता रहा था। इतिहास संघर्ष का आपका है। डोला प्रथा के खिलाफ यहां के माले के लोगों ने लड़ाई लड़ी। जमीन के बराबर हक के लिए यहां के लोगों का नरसंहार हुआ, कुर्बानी थी, मारे गए लोग। उसके बाद तो थोड़ी बराबरी हासिल हुई थी। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं। केवल वो दिन लौटेगा नहीं, भूल मत, भ्रम में मत रहिएगा, उससे बुरा दिन आपका इंतजार करेगा। क्यों? क्योंकि बिहार के चुनाव के पहले हरियाणा में जहां लोग घुसने नहीं दे रहा था, जहां उस पार्टी के नेता कह रहे थे कि नहीं जीत पाएंगे, आज उन्हीं की सरकार है। गौर से समझना खतरा क्या है। बिहार हरियाणा में उनकी सरकार है कि नहीं है, और वहां कोई माहौल उनका जीत का नहीं था। फिर वो गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नोटबंदी का सारा पैसा सदुपयोग किया गया। जितना अपना पूरा देश भर में कार्यालय बनाने से जितना पैसा बच गया था, सब महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। दो पॉलिटिकल पार्टी को खरीद लिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ, और मैं महाराष्ट्र जाता हूं। बिहार के लोगों बहुत गौर से सुनना, वहां के आदमियों ने बताया 6 महीने पहले से गांव-गांव में मुफ्त में वो चीजें बांटी जा रही थी, और लोगों से पूछा जा रहा था तुमको क्या चाहिए, लो हम ट्रक भर के ले आए, तुमको दे रहे हैं। लालच, ताकि अपना वोट बेच दो। दूसरा, वोट काट लिए गए वोटर लिस्ट से, और पुराने फर्जी वोटर उसमें डलवा दिए गए। चुनाव आयोग के सामने आजाद भारत में पहली बार पूरा महाराष्ट्र का विपक्षी दल खड़ा होकर के बोलता है कि जितने वहां जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा वहां पर वोटर हो गए। कुछ हुआ इस देश में? लोकतंत्र बचा है क्या? चुनाव आयोग बचा होता तो संभव है क्या? मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं, उसमें बच्चे भी होंगे, 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो जितने 18 साल से कम उम्र हैं वो सब भी वोटर हैं, और कुछ लोग मर गए वो वोटर हैं। पहले के जमाने में एगो चुटकुला वाला सीन आता है, यूट्यूब पर बड़ा वायरल होता है। एक आदमी आया जिस दिन वोटिंग हो रही थी, और वोट डालने गया, और जब वो स्याही लग रही थी तो कर्मचारी से पूछा कि जरा इसमें देखिएगा सुनीता देवी आई थी क्या वोट डालने? तो वो देख करके बोला हाँ आई तो थी, वोट डाल के चली गई। वो आदमी लगा जोर जोर से रोने। वो कर्मचारी पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? कही कि उसको मरे 15 साल हो गया, हर बार आती है चुपचाप वोट डाल के चली जाती है, मिल भी नहीं पाता हूं मैं। इससे क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कैसे वोटिंग हो रही? अरे ये बिहार के लोग हैं, ये तो वो सामंती जगह देखे हुए हैं कि गांव के सड़क पर 2 आदमी लाठी लेकर बैठ जाता था, और कोई गरीब कमजोर दलित पिछड़ा वोट नहीं डालने पाता था। सत्यदेव जी बैठे हुए हैं, और ये संघर्ष करने वाले नेता हैं। पूछिएगा जरा अपने पुराने गांव में, और हमारे यूपी में भी ये होता था। ये लोकतंत्र तो यहाँ के समाजवादी अंबेडकरवादी लोगों ने लड़ करके लिया, तब जाके आपको वोट का बराबर का अधिकार वो मिला जो बाबा साहब दे करके गए थे। 1990 के पहले सब लोग बराबरी से वोट नहीं डाल पाते थे। इस किताब में एक चैप्टर पढ़ूंगा मैं। इतनी दूर से, इतनी मेहनत से आप आए हैं, तो कुछ चीजें तो सुन करके जाइए, और जरा इस चैप्टर को सुनिएगा। कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर को याद करना क्यों जरूरी है, इसको समझिएगा। एक छोटा सा काम कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था। एक नाई का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा, बर्दाश्त नहीं हुआ और गाली दी गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां, और उसके आगे मैं बोल भी नहीं सकता। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। यह अच्छा नहीं लगता कि अपने पुरखे को जो गाली दी गई उसको मैं दोहराऊं, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी को पता ही नहीं, गाली खा के भी जो आपके लिए हक और अधिकार दे गया, उसके सपनों का भारत बनाने की बजाय आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका साथ दे रहे हो। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, और उसके बाद क्या लिखा है इस किताब में? कर्पूरी मंत्रिमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण कदम था प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराना।
पंचायत में आरक्षण नहीं था, इसलिए गांव में जिसकी आबादी 5% भी नहीं वही मुखिया होता था। आज मुखिया बदल गए कि नहीं? और क्या लिखा है इस किताब में? 1977-78 का भारत है, बिहार है। व्यापक हिंसा खून खराबे के बीच चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव का फर्क यह पड़ा क्योंकि आरक्षण लागू हो गया था, पिछड़ी जातियों ने ग्रामीण सत्ता पर उच्च जातियों के परंपरागत वर्चस्व को तोड़ दिया था। 1980 में उस वर्चस्व को तोड़ने में मदद की कर्पूरी ठाकुर ने, उस वर्चस्व को तोड़ने में मदद की किसी जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए कोई मंडल बनकर के आया था, उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए 1990 का मंडल आंदोलन आया, जब कोई सांप्रदायिकता का रथ रोक रहा था और जिसकी तारीफ सदन में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। आप वो वीडियो देखिए कि नहीं, बिहार के लोगों देखिएगा। पुराने वाले नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि आडवाणी जी और अटल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग दंगा वाला रथ लेकर चले थे तो समस्तीपुर में गरीब का बेटा, कमजोर का बेटा लालू यादव ने आपके रथ को रोक दिया था, तब जाके सांप्रदायिकता का यह रथ रुका हुआ था। और नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि उसके बाद जब आप अपनी यात्रा शुरू किए तो बनारस से यात्रा शुरू किए, तो ये जो मिसिंग लिंक है समस्तीपुर से बनारस का, वो कब पूरा होगा? अटल जी और आडवाणी जी बताएं। इसके पीछे का भाव क्या था पता है? इस उत्तर भारत में, यूपी और बिहार में, यूपी में कोई चौधरी चरण सिंह की विरासत का, मंडल आंदोलन की विरासत का कोई मुलायम सिंह यादव खड़ा था, तो बिहार में उस जमाने का समाजवादी नेताओं की श्रृंखला खड़ी थी जो कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत को जैसे भी सही आगे बढ़ा रही थी। तो कोई नीतीश कुमार, कोई रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं हिंदू धर्म तो, जो तुम हिंदू नाम लेते हो तो फर्जी है। अभी भी कोई कह रहा था, और मैं रेफरेंस लेके कह रहा हूं, अब उन्हीं का बेटा हनुमान बन गया किसी और का। अब कल्पना करिए बिहार के सामने संकट कितना बड़ा है। हनुमान कौन बना है? आपके हमारे बीच का आदमी बना है, हमारे परिवार का आदमी। वो हनुमान बन गया, चुनाव आएगा, हनुमान के नाम पर हनुमान की जाति का वोट किधर जाएगा? सोच के बताइए। रामविलास पासवान, शुरू में जो रामविलास पासवान ने जो काम किया था, अब सामाजिक न्याय के लोग उसे आगे कैसे बढ़ा रहे? अब इसके मतलब नीतीश जी जब कमजोर हुए तो उनका आते पिछड़ा वोट कहां जाएगा? क्या वो वक्फ बिल पर आधी रात को कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हिंदू मंदिरों में कितने मुसलमानों को तुमने ट्रस्टी बनाया है, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम दूसरे धर्म में क्यों घुसपैठ करना चाहते हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया। इसका मतलब बिहार के लोगों, आखिरी में संकट कितना गहरा है। संकट इतना गहरा है, 100-150 साल में जो लड़कर हासिल हुआ था, 2025 में वो आपके सामने रेत की तरह है मुट्ठी में। अगर मुट्ठी बंद कर लिया तो रेत बच जाएगी, और अगर मुट्ठी खुली है तो आपका सारा संघर्ष खत्म होने वाला है। और मैं इतना बिहार में इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मेरा स्वार्थ यूपी बचाने का ज्यादा है। बिहार अगर 25 में बचेगा तो 27 में यूपी बच जाएगा। सीधी और सपाट बात कहना चाह रहा हूं। और अगर बिहार और यूपी दंगाइयों की नफरत से बच गया, संविधान को बचा ले गया, अंबेडकर और मंडल के रथ को आगे बढ़ा ले गया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इस देश से दंगाइयों और नफरतियों को हमेशा के लिए अलविदा कहने की उम्मीद बन जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों में आपके सामने खड़ा हूं और यही बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त हो गया। दूसरा भी कार्यक्रम हमें वहां जाना है विश्वविद्यालय में। मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश है, इस कार्यक्रम में जितने वक्ता बोले हैं उन सब से भी मैं कह रहा हूं और मैं भी इसमें शामिल हूं, जितना हम लोग यहां समय दिए इसका 10 गुना समय हाथ उठाकर संकल्प करिए कि गांव-गांव घूम करके देंगे और गांव-गांव इस तरह का कार्यक्रम कराएंगे, तब जाके बताइए वादा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद क्या छोटी छोटी टोली बनाकर गांव-गांव घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घूमेंगे ना। और केवल अपनी जाति बिरादरी में जाने की बजाय याद रखना, यह जाति व्यवस्था टूटेगी तब
जब जिसको आपसे कमजोर जाति का बोला जाता है उसके घर जाकर उसकी थाली में बराबर का बैठ करके अगर खाते हैं तब जाकर के जाति टूटेगी। भाषण देने से कोई जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली। और जितने यादव जी लोग आए होंगे, ओबीसी समाज के लोग आए होंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। इस देश में नारा लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उसमें पसमानदा आंदोलन ने एक नारा जोड़ा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ज्यादा है। और यादव जी लोगों को, ओबीसी समाज के कुछ भी लोग जो अपने को ताकतवर समझते हैं, अरे राम नरेश यादव वहां मुख्यमंत्री थे और यहां कर्पूरी ठाकुर थे, ओबीसी समाज के लोगों को गाली देकर के अपमानित किया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावा कर्पूरी, भैंस चरावा राम नरेश। और हमारे उत्तर प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री, उनके बेटे वो भी मुख्यमंत्री विदेश से पढ़ के आए और यादव लोगों को लगता था कि जाति का भेद हमारे साथ नहीं होता। घर उनका गंगा जल से धुलवा कर अपमानित करने का काम किया था। मंदिर धुलवाता है और आज भी उनके तमाम लोगों को यह अपमान करने का काम करता है। इसलिए हाथ उठाकर वादा करो, जितने ओबीसी समाज के लोग आए हो, अगर आपकी लाठी में दम है तो अपने से कमजोर पर कभी नहीं चलेगी, अपने से कमजोर को बचाने पर लगेगी। और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए। इसलिए अब कार्यक्रम का रूप बदल रहे हैं हम लोग, और मैं रिंकू जी की इस बात से, इस मुहिम से सहमत हूं। आप जहां जहां टोली बना करके गांव गांव घूम सकते हैं, घूमिए साहब। जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी, लोग नौकरी छोड़ करके कूद रहे थे, और आज हम उनका इतिहास पढ़ते हैं। और ये भागलपुर और नौगछिया का भी इतिहास रिंकू जी ने बताया। आज उससे बड़ी लड़ाई है। अंग्रेज तो विदेशी थे, गुलाम बनाए थे, सामने से लड़के आप उनको भगा दिए। और जो यहीं के नए अंग्रेज पैदा हो गए, जो आपके बीच में और आपकी जाति के बन करके आएंगे, उनको पहचान करके अगर आज नहीं रोके तो याद रखना 25 साल बाद उनको पीढ़ियां पहचान भी नहीं पाएंगी कि आपके हक और अधिकार को मारा किसने था। और इसलिए मैं आज ये निवेदन करना चाहता हूं, एक अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो तो जितने ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, पहला काम करिएगा, अन्याय जिसके साथ हुआ है कंधे से कंधा मिलाकर उस बस्ती में जाइए और खड़े हो जाइएगा साथ में, तब जाकर के बहुजन एकता बनेगी, वरना भाषण देकर के एकता नहीं बनती है। क्योंकि आएंगे कुछ लोग इस चुनाव में आपको लड़ाने के लिए आएंगे, जाति को जाति से लड़ाने के लिए आएंगे। और इस देश में तो नारा लगा था एक जमाने में, जब सांप्रदायिकता का रथ चल रहा था, तो यही यूपी बिहार तो मिलकर रोका था। बिहार के लोगों, पहला रथ आप रोकना, और हम दावे से कह के जा रहे हैं 25 में आप रोको, 27 में हम यूपी में रोकेंगे, और उसके बाद इनको हमेशा के लिए खत्म करने के आप। ये हम निवेदन करने आए। और उस रथ को रोकने के लिए उस जमाने में नारा लगा था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके नाम पर कितना हिंसा हुआ। अब मंदिर बन लिया, अब मस्जिद के नीचे से मंदिर खोज रहा है सब। ये नफरत की आग मंदिर दिल में है, जिसको मंदिर जाना हो जाने दो। ये मंदिर और मस्जिद को आपस में लड़ाने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारे इतिहास में तो वो इतिहास दर्ज है कि मिले मुलायम कांशी राम और हाँ में उड़ गए। अब हमने नहीं बोला है, बाकी लोगों को बोला है, उनको देख लीजिए। यही नारा बोलने पर यूपी में मुकदमा हुआ था। सोचो वक्त कितना बदल गया। जिस नारे को बोल करके हमारे पुरखे लड़ गए, आज उस नारे को बोलने पर मुकदमा हो रहा है। और अगर बिहार नहीं बचाने, याद रखना, किसी की जाति बचेगी नहीं, किसी का घर नहीं, नौकरी नहीं बचेगी। बारी बारी सबका नंबर आएगा। और ये तस्वीर लगा करके जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर बिहार को आपने दंगाइयों के हाथ से नहीं बचाया तो अगली बार इस तरह का कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आज यहां भाषण में मंच से कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब जागरूक लोग हैं। याद रखिएगा, कार्यक्रम वहां फेल हो जाएगा। आप कन्विंस्ड हैं और आपके सामने घंटों हम भाषण दे रहे हैं, तो समझदार को समझाया जा रहा है। और गांव में कोई नहीं जा रहा है जहां कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए थोड़ा आप भी समझाइए ना चल करके भाई, और गांव गांव चलिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जितने लोग यहां भाषण दे रहे हैं, सब लोग चलिए, माइक और माइक लगा करके, टोली बना करके गांव गांव घूमते हैं। और केवल एक नारा, बिहार में
बिहार का बहुजनों का वोट उसे मिलेगा जो जाति जनगणना की बात करेगा। बिहार के बहुजनों का वोट उसे मिलेगा जो मंडल कमीशन को लागू करने की बात करेगा। बिहार के बहुजनों का वोट उसे मिलेगा जो सांप्रदायिकता के नफरत के खिलाफ बाबा साहब के संविधान की बात करेगा। और एक वोट संविधान के नाम इस मुहिम को यहां से छेड़ दीजिए।